चल अब मैं रिवाइज कराता हूं और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। 100% फोकस यहाँ पे मेरे साथ सीखना है, चिल्लाना है और पूरे चैप्टर को रिवाइज करके रैप अप कर देना है। ये वीडियो को इस प्रकार से रिकॉर्ड करना है ताकि जब भी आप अगली बार पढ़ने की कोशिश करें ये वीडियो ही देख के आपकी पढ़ाई का 25% लोडिंग हो जाए और फिर आपको जाके डिटेल में पढ़ना हो। सेबी का चार्ट, चलिए यस वी आर ऑल हियर। लेट्स रिवाइज द एंटायर सेबी एक्ट। सेबी एक्ट को अगर हम जब भी देखते हैं तो सेबी के अंदर सबसे पहले आता है 4 पोर्शन में चैप्टर को डिवाइड किया गया है, 3 बोल सकते हैं वैसे हम, सेबी, सैट और लास्ट के दोनों छोटे छोटे दो हैं, तो वहां पे स्कोर्स आ जाता है और इन्फॉर्मल गाइडेंस आ जाता है। सबसे पहले सबसे बड़े पार्ट पे आते हैं, दैट इज सेबी। सेबी के अंदर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सेबी का बहुत ही ईजी है। अगर हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेबी, सेबी सिंपल, सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आपको ये भी याद आ जाएगा तो सब कुछ अपने आप फ्लो करता है। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इट हैज कॉमन सील, इट हैज पावर टू होल्ड अक्वायर प्रॉपर्टी, इट कैन स्यू समवन, इट कैन बी स्यूड, द हेड ऑफिस इज एट मुंबई एंड सेबी के और भी दूसरे ऑफिसेस हो सकते हैं। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेबी। कुछ नहीं, अगर आपको याद आ जाता है सेबी से बॉडी कॉर्पोरेट तो बाकी तो अपने आप फ्लो हो जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या फिर कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, दे कैन बाय सेल एक्वायर प्रॉपर्टीज, दे कैन स्यू और बी स्यूड, दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये नॉर्मल बॉडी कॉर्पोरेट की तो फीचर आ गया, इजी। फिर आ जाता है आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, PPR, to protect the investor, to promote the securities market and to develop or regulate securities market। बहुत इजी, अगर हम देखते हैं to protect the investor, to promote the development of securities market and to regulate the securities market, ये 3 हो गए, promote the development of securities market and to regulate the securities market, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद में आता है मैनेजमेंट ऑफ सेबी, composition of सेबी। सेबी का composition is another easy topic, हमने पढ़ा। सेबी is composed of 1 chairman, 2 officials of central government dealing in finance and administration of companies act, 1 official from 5 other members out of whom 3 have to be whole time members। सुपर इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं आती हमको यहाँ पे भी। यस वे सुपर सॉर्टेड विद दिस, एकदम इजी। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेबी के मेजर्स। इसमें आता है सेबी की ड्यूटीज ऑल्सो। ड्यूटी इज नथिंग बट दी ऑब्जेक्टिव, to protect the investor, to promote the development of securities market, to regulate the securities market। फिर आता है सेबी के मेजर्स। ये एक टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, सेबी के मेजर्स और सेबी के ऑर्डर्स, ये दो टॉपिक। सेबी के मेजर्स, सबसे पहले आते हैं मेजर्स, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग। तो सेबी रजिस्टर और रेगुलेट करता है। याद करो हमने पढ़ा था सबसे पहले ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, इन सबको, ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, इन सबको सेबी रजिस्टर रेगुलेट करता है। साथ में सेबी डीपी, डिपॉजिटरी, इनको रजिस्टर रेगुलेट करता है। साथ में म्यूचुअल फंड, CIS, वेंचर कैपिटल फंड, इन सबको भी रजिस्टर और रेगुलेट करता है। ठीक है साहब। इसके बाद में सेबी प्रमोट करता है सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को और इन्वेस्टर एजुकेशन को। सेबी प्रोहिबिट करता है 2 चीजों को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और इनसाइडर ट्रेडिंग को। तो सेबी प्रमोट करता है 2 चीजों को और प्रोहिबिट करता है 2 चीजों को। फिर सेबी रेगुलेट करने पे आता है बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एंड सेबी जब चाहे कॉल कर सकता है, इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, ऑडिट, ये सब भी बोल सकता है। किसी भी कंपनी पे उनको फॉलो करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पे उनको फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में सेबी कैन कॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम 3 पीपल, एनी अथॉरिटी विच इज क्रिएटेड अंडर एनी एक्ट, वेदर सेंट्रल और स्टेट, एनी एजेंसी और एनी अदर अथॉरिटी। एंड लास्ट में सेबी कैन लेवी फाइन, फीस, फाइन, ये सब लेवी कर सकता है। बहुत ज्यादा आसान है। अब इसको देखिए, याद करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक पोर्शन जो है वो पहले याद करना पड़ेगा। सेबी क्या कर सकता है, रजिस्टर एंड रेगुलेट में 3 पॉइंट है। उसके बाद में प्रमोट कर सकता है 2 लोगों को, प्रोहिबिट कर सकता है 2 लोगों को। फिर सेबी रेगुलेट करता है 2 लोगों को, सेबी इंफॉर्मेशन मांग सकता है 2 लोगों से, खत्म, लेवी फाइन, फीस, इजी पीजी। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है, परेशान करता है, ऑर्डर्स बाय सेबी। सेबी किस किस प्रकार के ऑर्डर पास कर सकता है। सर सेबी किसी को भी प्रोहिबिट, सस्पेंड कर सकता है। हाँ, सेबी कैन सस्पेंड एनी ऑफिसर और सेबी कैन सस्पेंड एनी सिक्योरिटी। फर्दर सेबी कैन रिस्ट्रेन और प्रोहिबिट एनी पर्सन ऑल्सो फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट। उसके बाद में जब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो सेबी आपके सिक्योरिटीज को, पैसे को इंपाउंड भी कर सकता है या फिर आपको ऑर्डर भी कर सकता है दैट यू कैन नॉट सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी। तो इस प्रकार के ऑर्डर सेबी कर सकता है। लास्ट इज सेबी अटैच कर सकता है आपके बैंक अकाउंट सिक्योरिटीज को हु इज इन्वॉल्वड इन वायलेशन ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन। 6 पॉइंट है, इजी याद रखना। देखो क्या, सेबी सस्पेंड कर सकता है किसी भी पर्सन को या सस्पेंड कर सकता है किसी भी सिक्योरिटी को। पर्सन को सस्पेंड तो छोड़ो, प्रोहिबिट भी कर सकता है। तो 3 पॉइंट हो गए, सस्पेंड एनी पर्सन, प्रोहिबिट एनी पर्सन, दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट आ जाता है सस्पेंड एनी सिक्योरिटीज। उसके बाद में अंडर इन्वेस्टिगेशन सेबी आपकी सिक्योरिटीज या पैसे को, प्रोसीड्स को इंपाउंड भी कर सकता है या फिर सेबी आपको ऑर्डर कर सकता है कि आप उसे किसी भी और व्यक्ति को क्या नहीं करेंगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, सेल ऑफ नहीं करेंगे। लास्ट इज सेबी अटैच कर सकता है आपके जो भी बैंक अकाउंट एक्सेट्रा सिक्योरिटीज हैं या जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपने कोई भी वायलेशन किया है तो। ये है सेबी के ऑर्डर्स।
यहां तक चीजें इसी चलती है। उसके बाद में आते हैं सेबी के बहुत सारे पावर्स। अगर पावर्स की बात करते हैं तो सेबी के पास पावर है रेगुलेट करने का, स्पेशल ऑर्डर से सेबी हैज अ पावर टू इशू डायरेक्शन, सेबी हैज अ पावर टू रेगुलेट प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब सेबी के 4-5 पावर है, उसमें से एक पावर आती है सेबी हैज अ पावर टू रेगुलेट प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब क्या लिखा है इसमें, सेबी बाय रेगुलेशन रेगुलेट द मैटर रिलेटेड टू इश्यू ऑफ कैपिटल। रेगुलेशन पास करके कभी भी मैटर को रेगुलेट कर सकता है फॉर इश्यू ऑफ कैपिटल, या फिर रेगुलेशन पास करके वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी रख सकता है। उसमें सेबी ने ऑलरेडी एक रेगुलेशन पास कर लिया आईसीडीआर, एक रेगुलेशन पास कर लिया एलओडीआर। तो आईसीडीआर से फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा इश्यू ऑफ कैपिटल। बाय रेगुलेशन सेबी कैन रेगुलेट द मैटर रिलेटिंग टू इश्यू, एंड एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उससे सेबी कैन आस्क फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो सेबी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर रेगुलेशन इश्यू करके क्या कर सकता है, पहला आपके इश्यू ऑफ कैपिटल को रेगुलेट कर सकता है, दूसरा आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकता है। तो इश्यू ऑफ कैपिटल को रेगुलेट करने के लिए उसने रेगुलेशन इशू किया आईसीडीआर, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए उसने इशू किए एलओडीआर। ये दोनों आप आगे पढ़ेंगे तो आपको काफी आसान जाएगा। अब आता है दूसरा, स्पेसिफिक ऑर्डर पास करके सेबी क्या कर सकता है, सेबी जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके प्रोहिबिट कर सकता है किसी भी कंपनी को फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट। यही तो मेन पावर पढ़नी थी हमको, कि सेबी स्पेशल ऑर्डर पास करके, स्पेसिफिक ऑर्डर पास करके कभी भी किसी भी कंपनी को प्रोहिबिट कर सकता है कि आप प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं करेंगे, या फिर सेबी कैन स्पेसिफाई कंडीशन सब्जेक्ट टू विच आप कोई भी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू कर सकते हैं। तो सेबी के पास ये पावर है कि सेबी जब चाहे किसी भी कंपनी को प्रोहिबिट कर सकता है फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस, या फिर सेबी कह सकता है कि इन कंडीशंस को सब्जेक्ट टू ही आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। यही तो यहां पे पढ़ने के लिए आए थे हम, सिंपल। इसके बाद में देखते हैं सेबी की और पावर। तो पावर टू रेगुलेट सीआईएस, सेबी सीआईएस को रेगुलेट कर सकता है, छोटी सी पावर है। व्हाट इज सीआईएस, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमने जो पढ़ा वो ये है, एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सैटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ सबसेक्शन 2 2A और सेक्शन 11AA के 2 2A 11AA की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो सीआईएस है। एंड एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी एंड हैविंग अ कॉर्पस ऑफ 100 करोड़ और मोर, एक ऐसा जो है 2 2A 11AA में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका कॉर्पस 100 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी भी कोई एंटिटी तो उसको भी सीआईएस बोलेंगे। तो कौन होता है सीआईएस सर, सीआईएस मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि 2 2A और 11AA में रजिस्टर्ड है वो सीआईएस है, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका कॉर्पस 100 करोड़ से ज्यादा है, दैट इज आल्सो डीम्ड एज सीआईएस। ऐसे सीआईएस को रेगुलेट करने की पावर है सेबी के पास। अब छोटी छोटी चीजें दे रखी है, काफी कठिन है इस पे सवाल पूछना, बट हाँ ये कुछ पावर है। उसके बाद में सेबी की एक बड़ी पावर आती है, पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। फोकस डबल हियर। अगर कभी भी लगता है सेबी को इन दोनों में से कोई इशू आ चुके हैं, अगर सेबी का ओपिनियन है दैट एनी ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि सिक्योरिटीज मार्केट या इन्वेस्टर के लिए डेट्रीमेंटल है, या फिर किसी भी व्यक्ति ने, इंटरमीडियरी ने वॉयलेट किया है एक्ट, रूल, रेगुलेशन, डायरेक्शन, इस केस के अंदर सेबी ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। सेबी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को बोलता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो। वहां पे जिस भी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती है 3। वो जो भी बुक्स डॉक्यूमेंट मांगेगा आपको देना होगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे आपको देना होगा, और वो जब भी बुलाएंगे यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू कैन बी एग्जामिन्ड। ठीक है सर, ये होगा। उसके बाद में वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले भी सकते हैं, जब भी वो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेंगे दे कैन कीप इट फॉर मैक्सिमम 6 months। उसके बाद में भी वापस मांग जरूर सकते हैं और वो आपसे सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लग रहा है कि दया दरवाजा तोड़ दो, वी वांट टू एंटर सर्च एंड सीज, तो उस केस में दे हैव टू अप्लाई टू अ मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी आती है तब दे कैन एंटर सर्च एंड सीज। एंटर सर्च एंड सीज भी कर सकते हैं इसमें, या पहले जब बुक्स अकाउंट्स मांगे थे या अप्लाई आपको प्रेजेंट होना था, इन सब में कोई भी व्यक्ति ने अगर कोऑपरेट नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1 CR, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year एंड और बोथ एडिशनली उसमें फाइन लगता है 5 लाख रुपीस पर डे का। ये हो गया इन्वेस्टिगेशन की पूरी बात, ये हो गया पूरा का पूरा स्टोरी ओवर। चलो, इसके बाद में सेबी सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर पास कर सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन हु हैज वायलेटेड और लाइकली टू वायलेट एनी रेगुलेशन। उसके बाद में पढ़ा प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस इनसाइडर ट्रेडिंग। अ पर्सन, एक व्यक्ति ने क्या क्या नहीं करना है, अ पर्सन शुड नॉट यूज और एम्प्लॉय एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस। एक व्यक्ति ने कोई भी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना है। शुड नॉट एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड, ना तो उसने कोई मैनिपुलेटिव डिवाइस वगैरह का यूज करना है या फिर उसने कोई भी डिवाइस यूज नहीं करना है फॉर डिफ्रॉडिंग। ही शुड नॉट बी एंगेज्ड इन फ्रॉड और डिसीट। तीनों पॉइंट का मतलब वही है, उसको अलग अलग एंगल को कवर करते हुए लिखा है। पहला पॉइंट कहता है आपने कोई भी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करना है फॉर डूइंग व्हाट, इशूइंग, परचेजिंग और सेलिंग एनी सिक्योरिटी। दूसरा, आपने कोई भी मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस, आर्टिफाइस यूज ही नहीं करना है टू डिफ्रॉड। और तीसरा, आपको डिफ्रॉड ही नहीं करना है। उन्होंने स्पेशल और डिटेल में जाते गए। जैसे कि मैं अगर थर्ड पॉइंट को लेता हूं तो जनरल हो गया,
क्या आपको कोई भी तरह से डिफ्रॉड ही नहीं करना है। फिर आपको कोई डिवाइस को यूज करते हुए डिफ्रॉड नहीं करना है। फिर आपने कोई डिवाइस को यूज करते हुए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं करनी है इन टर्म्स ऑफ बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ऐसा, अरे ये क्या है सुनो, जनरली मेरे पिताजी मुझे कह रहे हैं कि दान किया कर, दान धर्म किया कर, जनरल सेंटेंस हो गया। देन नाउ ही सेइंग मी कि तू एवरी मंथ की कोई एक डेट दे दी, फॉर एग्जाम्पल 14th को, एवरी मंथ की 14th को तू दान धर्म किया ही कर, ठीक है। तीसरी चीज, एवरी मंथ की 14 को तू एक जैन मंदिर में जाके दान धर्म किया कर। तो ये एक एक करके एडिशनली तो हो रहा है। पहला वाला जनरल था, सेकंड थोड़ा स्पेसिफिक, थर्ड एकदम स्पेसिफिक हो गया। यहां पे नीचे पढ़ो, थर्ड पॉइंट इज जनरल, इंगेज इन फ्रॉड एंड डिसीट। आपको फ्रॉड या डिसीट नहीं करना है। थोड़ा डिटेल में आए, आपको कोई भी फ्रॉड करने के लिए कोई भी डिवाइस का यूज नहीं करना है। और डिटेल में आए, आपको किसी भी तरह से कोई भी मैनिपुलेटिव डिवाइस का यूज करते हुए शेयर्स की बाइंग सेलिंग के अंदर कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं करनी है। इजी सिंपल 3 चीजें जो प्रोहिबिटेड है। फिर यू शुड नॉट बी इंगेज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग, यू शुड नॉट वायलेट इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ठीक है साहब। और लास्ट, यू शुड नॉट वायलेट टेक ओवर कोड। तो आप देखो हेडिंग की क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइस और इनसाइडर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। तो पहला पॉइंट हो गया मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस वाले 3 पॉइंट नहीं करेंगे सर, हम कोई भी मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस यूज नहीं करेंगे, हम कोई भी तरह से फ्रॉड नहीं करेंगे कोई भी आर्टिफाइस या डिवाइस को यूज करते हुए, या हम कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेंगे ही नहीं। 3 पॉइंट। फिर आ गया इनसाइडर ट्रेडिंग, तो हम इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम वायलेट नहीं करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, 2 पॉइंट। और फिर आ जाता है एक्सेट्रा में हम टेक ओवर कोड का भी वायलेशन नहीं करेंगे। बहुत फुद्दू चीज है। इसके साथ में अगर मैं देखता हूं तो मोर और लेस हमारे सारे के सारे पावर्स ऑफ सेबी तक, यहां तक का पूरा सब कुछ हो चुका है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट, फंक्शंस, ऑर्डर्स, पावर सारे हो गए। फिर आता है हमारा पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। अब देखो पेनल्टीज, बहुत सारी पेनल्टी है, जितना याद हो जाए बोनस है। नॉर्मली दे रखा था मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़। अगर कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दे रखी है तो 1 लाख टू 1 करोड़। फिर आती है इंपॉर्टेंट वाली, जैसे कि आप ब्रोकर हैं, आपने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर लिया, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 times of excess brokerage charge. Insider trading, minimum 10 lakh, maximum 25 crore और 3 times of profit made whichever is higher. Take over code का वायलेशन किया है तो भी मोर लेस सेम। अगर आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर वायलेशन कर लिया है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 crore और 10 times of profit made whichever is higher. फिर हम आगे जाते हैं, अगर आप मिनिमम 3 times of profit made whichever is higher. माय बैड। उसके बाद में लास्ट में हम चले जाते हैं और वो आ जाता है अगर हमने कोई भी फॉल्सिफाई किया है, फाड़ वाड़ दिया है कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वहां पे उन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया। मिनिमम पेनल्टी कितना किया है याद करो। अगर कभी भी बुक्स में नहीं जाना है, नहीं जाना है, सोचना है। अब हम आ रहे हैं उस पेनल्टी में, आखिरी वाला जिसने बहुत अजीब सा कर दिया था, उसने 25 करोड़ को भी 10 करोड़ कर दिया। फिर जो मिनिमम 10 लाख था उसको भी चेंज कर दिया है, बहुत सारे चेंज कर दिए थे। याद करो, मिनिमम क्या था 1 लाख, मैक्सिमम 10 करोड़ और 3 times of profit made whichever is higher. पेनल्टीज हमेशा परेशान करेगी, बट अपने को मस्ती से रहना, ये तो बोनस है। पेनल्टीज आर बोनस, जितनी याद आ जाती है बोनस है, नहीं याद आई तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद का एक भी पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो बहुत चिंता की बात है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के प्रोविजन, एनी पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ कैन एक्ट एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज द पावर टू summon someone, investigate the matter and order the penalty. If SEBI feels that any penalty ordered by adjudicating officer is erroneous, SEBI can pass a fresh order and increase the fine amount, penalty amount. And last is SEBI can pass such an order only within 3 months from the date of order of adjudicating authority or prior to disposal of appeal by SAT, whichever is earlier. Khata. Next आता है factors to determine penalty. There are 3 factors to determine penalty. The amount of disproportionate gain or unfair advantage caused to you. Second, the amount of loss caused to the investor. And third is repetitive nature of default. और उसके बाद मतलब रिकवरी ऑफ अमाउंट के रिकवरी करने के 5 तरीके। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट ऑफ द पर्सन इन डिटेंशन इन प्रिजन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हु विल टेक केयर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग। अगर किसी भी व्यक्ति ने के ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है या होने वाली है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी या कंटिन्यू होगी लीगल एयर। 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है पे। पहला, पेनल्टी का अमाउंट कभी भी लीगल एयर के ऊपर नहीं जाता है और लीगल एयर की मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एस्टेट दैट डिसीज्ड हैज लेफ्ट। यहां पे पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका सेबी। सबसे कठिन परेशानी वाला एरिया यही है, ये अच्छे से हो गया तो बाकी सब इजी जाता है। चलिए, SAT मास्टर चार्ट, कंपोजिशन ऑफ SAT, 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, such another number of technical member and
जुडिशियल मेंबर। सब लोग बोलो यारो, टाइम पास मत करो, मैं दूसरी तीसरी बार करा रहा हूं ताकि आपका चैप्टर दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर सच द नंबर ऑफ technical member and judicial member as may be specified. SAT can have benches, right? And every bench will have jurisdiction to will have the same jurisdiction of SAT. Next is जो भी बेंच है, हर एक बेंच के अंदर they will have at least one judicial member and technical member. चलो, फिर आता है अपील का प्रोसीजर पावर। पूरा बोल देते हैं हम लोग, सुनना अच्छे से। मुझे आप बताओ, स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के अगेंस्ट, सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट और दो और लोग थे, कौन? IRDA एंड PFRDA। इन पांचों में से किसी के भी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी तो अपील कर सकते हैं आप SAT के पास। दिस अपील हैज टू बी फाइल्ड विद इन एंड इफ यू हैव सफिशिएंट कॉज अनदर नेक्स्ट 45 डेज। वंडरफुल। SAT को जैसे ही कोई अपील मिल गई है, SAT को इस अपील को डिस्पोज ऑफ करना है एज एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल बट विद इन 6 months। SAT किसी भी ऑर्डर को 3 चीजें कर सकता है, कंफर्म, मॉडिफाई एंड सेट असाइड। मॉडिफाई का ही दूसरा वर्ड है वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जब भी एक ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर की एक कॉपी दी जाएगी और बाकी कॉपीज दोनों पार्टीज को, ठीक है। उसके बाद में अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ SAT कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days if there is sufficient cause another 60 days, but सुप्रीम कोर्ट इशू लेता है ओनली विच इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ। वंडरफुल। ये हमने था जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब इसमें 3 नए एरो लेके 3 नए पॉइंट हमने पढ़े थे। क्या CPC का प्रोसीजर SAT पे अप्लाई करता है? नहीं। तो क्या अप्लाई करता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है SAT। क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है? यस। एंड हु कैन प्रेजेंट, हु कैन हैंडल अ केस? CA, CS, CMA, एपिलेंट, खुद लॉयर, ये सब लोग मस्ती से प्रेजेंट कर सकते हैं। मास्टर चार्ट। फिर आता है सिविल कोड नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन। आ जाते हैं यहां पे आराम से हम। सिविल कोड नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन, समझना अच्छे से। नो सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन एनी सूट, पास एनी इंजंक्शन और एक्सेप्ट एनी अपील। एंटरटेन एनी सूट, पास एनी इंजंक्शन और एक्सेप्ट एनी अपील वेयर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेबी और SAT हैज बीन एम्पावर्ड। ये लाइन आनी चाहिए जहां पे भी हम कहते हैं कि सिविल कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन, कि कोई भी सिविल कोर्ट ना तो कोई सूट को एंटरटेन कर सकता है, ना ही कोई इंजंक्शन पास कर सकता है, ना ही कोई अपील एक्सेप्ट कर सकता है। तो सूट को ऑर्डर कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है, इंजंक्शन पास नहीं कर सकता, अपील भी हैंडल नहीं कर सकता है, जहां पे पावर एक्सप्रेसली सेबी या SAT को दी गई है। उसके बाद में आता है, हमने कंपाउंडिंग वाली चीज पढ़ी थी। एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, या फिर पनिशेबल विथ फाइन और imprisonment, these are compoundable. But any offense which is punishable with imprisonment only या फिर fine and imprisonment, these are not compoundable. Wonderful. इसके बाद में खत्म हो जाता है और हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारे स्पेशल कोर्ट और कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनी के ऊपर। स्पेशल कोर्ट के बारे में 5 पॉइंट। स्पेशल कोर्ट इज क्रिएटेड बाय फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफेंसेस। स्पेशल कोर्ट will be constituted of a single judge which will be appointed by in concurrence with central government, in concurrence with Chief Justice of High Court. The single judge should be an session judge or additional session judge. अपील कहां जाएगी स्पेशल कोर्ट से? हाई कोर्ट। एंड स्पेशल कोर्ट विल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ CRPC। सुपर्ब यारो। फिर आता है कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनी। किसी भी कंपनी में अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो सबसे पहले तो पर्सन इन चार्ज हु वाज रिस्पांसिबल विल बी हेल्ड लायबल, बट यहां पे ही विल बी एग्जम्प्टेड इफ ही इज एबल टू प्रूव दैट ही हैड नो नॉलेज और ही हैड एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस, तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। फर्दर एवरी ऑफिसर, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी विल बी हेल्ड लायबल अगर The offense was with their consent or neglect. उनके neglect के कारण offense हुआ या फिर उनके consent से offense हुआ तो they'll be held liable. तो दोनों में फर्क ये है कि पैरा 1 में तो इनको उठा ही लेंगे, आपको कोई मतलब नहीं consent था नहीं तो आपको तो लेके जाएंगे पर्सन इन चार्ज, लेकिन ये लोगों को, आपके ऑफिसर को, सेक्रेटरी को, उनको तभी लेके जाएंगे जब इनके कंसेंट से फ्रॉड हुआ है या फिर इनके नेग्लेक्ट से फ्रॉड हुआ है। और यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनी ऑल्सो। और फिर हमारा क्या बचता है? छोटे छोटे 2 टॉपिक, स्कोर्स एज वेल एज इनफॉर्मल गाइडेंस। चलो सबसे पहले आते हैं स्कोर्स, फीचर्स ऑफ स्कोर्स देखते हैं। सबसे पहला, कंप्लेन कैसे जाएगी? ऑनलाइन। स्कोर्स आगे कंप्लेन कैसे फॉरवर्ड करेगा? ऑनलाइन। एक्शन टेकन रिपोर्ट विल फ्लोट ऑनलाइन। बहुत जबरदस्त, ये कुछ पॉइंट्स आ गए। उसके बाद में अ पर्सन कैन चेक हिज स्टेटस ऑल्सो ऑनलाइन। फर्दर एज सून एज अ पर्सन फाइल्स अ कंप्लेन ही गेट्स एन एक्नॉलेजमेंट मेल इमीडिएटली, जिसके अंदर उसको पूरा अपना एक यूनिक नंबर भी मिल जाता है। फर्दर 3 फीचर्स कि स्कोर्स के कारण क्रिएट हो रहा है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। स्कोर्स में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो एनी टाइम एनीवेयर एंड इट इज फंक्शनल 24/7। जबरदस्त।
उसके बाद में स्कोर्स का पूरा मास्टर चार्ट, बहुत ईजी है वाला मास्टर चार्ट। कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी कंप्लेंट है अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडियरी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, तो वो व्यक्ति पहले कंप्लेंट फाइल करेगा डायरेक्टली। 30 डेज में अगर वो कंप्लेंट के अंदर कोई आंसर आया नहीं है तब वो कंप्लेंट फाइल करेगा स्कोर्स के पास। स्कोर्स इसको फॉरवर्ड करेगा वापस कंपनी के पास, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के पास या इंटरमीडियरी के पास, एंड नाउ दे हैव टू टेक एन एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन 30 डेज। एंड जैसे ही एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी हम फॉरवर्ड कर देंगे विद द पर्सन हु हैज मेड अ कंप्लेंट। द पर्सन गेट्स अ वन टाइम रिव्यू ऑप्शन व्हिच कैन बी एक्सेस्ड विद इन 15 डेज। खत्म। इसमें सवाल आ जाता है कंप्लेंट कैसे फाइल करें, एकदम मस्ती से बताओ। www.scores.gov, उसमें जाओ इन्वेस्टर कॉर्नर में, वहां पे आपको मिलेगा रजिस्टर नाउ। As soon as you register, then you will be getting an email with user ID and password, and you can proceed from that. Sir, कब तक complaint file कर सकते हैं? Within 1 year. Within 1 year from the date on which you had filed a complaint with the company or MII or intermediary, and then they had either not replied, or they have rejected, or they have replied but the reply is unsatisfactory, not satisfactory. इन 3 केसेस के अंदर 1 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन टू स्कोर्स। काफी आसान। उसके बाद में आता है कौन कौन से टाइप की कंप्लेंट्स है जो स्कोर्स नहीं लेता है। अनलिस्टेड कंपनी, डीलिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट, उसके बाद में कंपनी जिनका नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, वैनिशिंग कंपनी है, कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट आप स्कोर्स में नहीं ले सकते। जहां पे केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, और जो इश्यूज ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट है जो कि किसी और रेगुलेटरी बॉडी के परव्यू में आती है, बैंकिंग कंपनी है तो आप यहां बताओ, आप आरबीआई के पास जाओ, ऐसा। इसके बाद में आता है आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन देखो, उसके बिना बता पाओगे क्या? सबसे पहले आपको डायरेक्टली कंपनी के पास जाना है, 30 डेज में कंपनी रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं करता है तो आप आ सकते हैं स्कोर्स के पास। अब वापस आप 30 डेज के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है, अगर 30 डेज में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या करेंगे? रिमाइंडर, एंड दे विल गेट अनदर 30 डेज। अब ये 60 डेज में भी नहीं हुआ तो उनको जाएगा फाइन, स्टार्ट हो जाएगा, एक नोटिस जाएगा, और फाइन कितना होगा? 1000 पर डे पर कंप्लेन। अब ये कितने दिन तक चलेगा? 15 डेज तक चलेगा, पक्की बात। 15 डेज तक चलेगा फाइन, और उसके बाद में हम देंगे एक नोटिस टू द प्रमोटर। उसके बाद भी 10 दिन तक रुकेंगे, फाइन तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, इशू रिजॉल्व नहीं करते, प्रमोटर की शेड्यूलिंग भी हो जाएगी फ्रीज। लाइफ इज वेरी इजी। और इसी के साथ में आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक आता है मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसके अंदर खुद ही सोचो, कुछ 5 पॉइंट अगर मुझे बताना है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2020। कोविड में चालू किया था इन्होंने 5 मार्च 2020। सब लोग 23 मार्च, हाँ, प्री कोविड किया था। तो बस ये सोचो कि कोविड आया ही था मार्च के अंदर ही, और बस मार्च की शुरुआत में इन्होंने लॉन्च कर दिया था ऐप, बहुत अप्रोप्रिएट टाइम पे, बहुत अच्छी बात है। आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 5 मार्च 2020 दिख रहा है हमको शायद। उसके बाद में इसको लॉन्च करने के बाद सब चीजें क्या हो चुकी है? सिंपल हो चुकी है। पीपल कैन डू इट नाउ फ्रॉम देयर स्मार्टफोन्स। फर्दर iOS और एंड्रॉइड पे भी आ चुका है। इट इज अ मेजर ऑफ डिजिटाइजेशन। फर्दर यहां पे अब जब भी आप कंप्लेंट फाइल करोगे, इमीडिएटली यू विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट ऑन योर मेल एज वेल एज SMS। और एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, यू कैन ऐड कीन रिमाइंडर्स। फर्दर FAQs और टोल फ्री नंबर भी दे रखा है ताकि परेशानी हो तो आप उस पर जा सकते हो। और यहां पे खत्म होता है, और आता है हमारा लास्ट सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम। सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम की अगर हम बात करें, सबसे पहला सवाल आता है कौन कौन लोग हैं वो लोग, कौन कौन लोग हैं जो सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं? सबसे पहला इंटरमीडियरी, लिस्टेड कंपनी, कंपनीज इंटेंड्स टू बी लिस्टेड, म्यूचुअल फंड की 2 कंपनी, ट्रस्टी कंपनी एंड AMC कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड ट्रस्टी कंपनी। उसके बाद मतलब अक्वायरर अंडर सेबी टेक ओवर कोड, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन, उसके अंदर जो अक्वायरर होता है वो। ये 5 लोग। फिर 2 प्रकार से आपके एप्लीकेशन आ सकते हैं, नो एक्शन लेटर एंड इंटरप्रेटिव लेटर्स। इसके बाद में आता है कौन कौन सी एप्लीकेशंस से भी आंसर ही नहीं करता है। सबसे पहला जनरल इन नेचर, हाइपोथेटिकल वेर यू डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट, जहां पे आपने लीगल इशू बताया ही नहीं है, कोई ऐसी कंप्लेंट जहां पे फैक्ट्स आर वेरी सिमिलर, क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू ऑलरेडी आंसर्ड इशू, ठीक है। उसके बाद में एक हो जाता है पॉलिसी। फिर 2 आ जाते हैं जहां पे ऑलरेडी केस कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहा है, या फिर जहां पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन केसेस के अंदर वो आंसर करते नहीं है। और लास्ट आता है इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिक्वेस्ट, कि अगर कभी भी आप कोई भी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के अंदर सवाल पूछ रहे हैं और साथ में आप कह रहे हैं किसी को बताना नहीं, तो सेबी पहले इसको हैंडल करेगा किसी को बताना है या नहीं। अगर सेबी का कहना है कि हम आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई इशू ही नहीं है।
तो कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, सेबी विल आंसर द क्वेश्चन एंड नॉट मेक इट पब्लिक। लेकिन अगर सेबी ने रिजेक्ट कर दिया है कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वेस्ट को, देन वी हैव टू चॉइसेस, ईदर वी कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन, अगर विड्रॉ कर दिया तो इशू वहीं क्लोज हो गया, और वी कैन कंटिन्यू। बट अब अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो सेबी हमारे इशू का आंसर तो देगा, बट आंसर करती है उसको क्या कर देगा, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। उसके बाद में आता है लास्ट थिंग, इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम के बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स। इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम में जो भी बोलते हैं सेबी के ऊपर, सेबी उससे बाध्य नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन सेबी, इट इज मियरली एन ओपिनियन ऑफ सेबीज डिपार्टमेंट। सेकंड, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव डिसीजन। थर्ड, इट इज नॉट एन ऑर्डर जिसका आप अपील कर सको। फोर्थ, इट विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, एकदम 80 से। एंड फर्दर, इफ यू हैव ऑब्टेन्ड इट बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट विल बी कैंसल्ड। एंड जो भी आप रिक्वेस्ट देते हैं सेबी को, सेबी कोशिश करेगा एएसएपी आपको रिप्लाई करे, बट रिप्लाई कर ही देगा विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 60 days। एंड दिस इज द एंटायर सेबी एक्ट। अब अगर इस पूरे एक्ट को देखेंगे हम लोग, तो हार्डली कोशिश की कि कुछ 20-25 मिनट में एक्ट रिवाइज हो जाए। एंड दिस हैज एवरीथिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। What इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स कि आप ये सिलेबस को पढ़ो। ये सिलेबस है तकरीबन 150 घंटे का, 150 घंटे के इस पूरे सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ो, और फिर आप इसको एग्जाम के एक दिन पहले 8-9 घंटे में रिवाइज भी कर लो। वो आप तभी कर पाओगे जब आप इसको बहुत अच्छे से अभी पढ़ रहे हो। तो अभी आपको इतना टॉप नॉच पढ़ना है कि कोई आपको कमी छोड़नी नहीं है। अरे गुंडो, आपके कुछ बीकॉम के एग्जामिनेशन होते हैं कभी जिसमें 4-4, 5-5 दिन की छुट्टियां होती है, कुछ लोगों के ऐसे होते हैं। अगर वैसे सीएस के एग्जाम होते, कैसे हर एग्जाम के लिए 4-4, 5-5 दिन की छुट्टी होती है, तो अरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई भी बन जाता। फिर कंसिस्टेंसी की बात ही नहीं होती ना। तो अभी दिन रात करके एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, यहां पे इकट्ठा किया और बस रख के आ गए एग्जाम में, खत्म, कुछ मन को नॉलेज चाहिए नहीं। लेकिन वो एग्जाम ऐसा लेते हैं कि बैक टू बैक एग्जामिनेशन लेते हैं। उसका पर्पज है कि आप ऐसा सोचो कि आप सिर्फ तब पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको भी इसे पढ़ के रिवाइज कर करके जाना है, ताकि उन 7 से 8 घंटों में आप रिवाइज करके एग्जाम में दे पाओ। सो इफ यू थिंक दैट आई एम तो वेरी स्मार्ट, I understand everything in the class, I'll be able to clear, you will to certainly not be able to clear. A person who is probably of mediocre intelligence but who's revising daily at home, he'll be able to clear. So consistency is the key, intelligence is not the key here. इंटेलिजेंस बेसिक चाहिए, बेसिक जो क्लास में बोलते हैं समझता है, हाँ समझता है, इतना इंटेलिजेंस चाहिए, बट कंसिस्टेंसी बहुत बाप चाहिए, बहुत बाप कंसिस्टेंसी चाहिए, तब जाके एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है। और यहाँ पे आके ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आज का आप लोगों का होमवर्क ये रह जाता है, पहले तो जिन लोगों ने आंसर नहीं दिए, गलत दिए, उन बच्चों को 5-5 बार लिख के आना है। दूसरा, अब आपको वो अभ्यास शीट जो है वो खुद से लिखनी है। कल सबके अभ्यास शीट होनी चाहिए, यहाँ पे चारों क्वेश्चन के आंसर खुद से लिखने हैं, ट्रस्ट में आप लिख पाओगे।